सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे सर पेपर आ गए हैं, एग्जाम आने वाले हैं, 2-3 दिन का टाइम है हमारे पास, तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें बता दीजिए तो हम कुछ अच्छा स्कोर कर पाएँ या कैसे पढ़ाई करें, ये थोड़ा सा गाइडेंस दे दीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको पढ़ाई करनी है। पेपर आपके स्टार्ट हो रहे हैं 5 जनवरी 2023 से, राइट। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं सीएमए फाइनल सिलेबस 2016 पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की कि सर इसमें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, मेरी क्लास का एक रूल है, मैं अपनी क्लास में कभी भी सिलेक्शन नहीं करवाता हूं, ठीक है, कि मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है या फिर आप ये कर लीजिए ये छोड़ दीजिए, ऐसा मैं कभी नहीं कहता हूं। फिर भी एग्जाम टाइम है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि किन चीज़ों को आप ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। प्रोफेशनल एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ें हम थोड़ी सी देख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है। जो क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं तो यूट्यूब पे भी ज़्यादा टाइम वेस्ट कीजिए नहीं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताने जा रहा हूँ, फटाफट देख लीजिए। ओके सर, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन। प्रैक्टिकल पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो सर इसमें जितने भी टॉपिक है वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। कैसे, देखिए, पहला है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, और सबसे ज़्यादा मार्क्स का भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जो 9 to 12 मार्क्स तक का आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद सर दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए है वेस्ट मल्टीप्लायर, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, वेस्ट मल्टीप्लायर। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक सर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तीसरा रहेगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। ओके, फोर्थ नंबर पे जो कॉस्ट ऑडिट के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है वो बनता है मार्जिनल कॉस्ट। बेसिकली ये मार्जिनल कॉस्ट नहीं है, ये मिक्सअप है। इसमें मार्जिनल कॉस्ट भी है, डिसीजन मेकिंग भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है, तो ये इसी के बाद बन सकता है। पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या एग्जाम में आता है, क्या आपको आता है और क्या करना है, ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है। ये आपको आते हैं, इट डजंट मीन कि आपको ये करने हैं, समझिए। मैं वैल्यू एडेड स्टेटमेंट अगर आपको आता है और एग्जाम में आ गया तो आपको करना है डेफिनेटली। वेस्ट मल्टीप्लायर और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तीनों आपको करने हैं, क्योंकि तीनों ऐसे टॉपिक हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो गलती होने के चांसेस बहुत कम है। पर जो ये मार्जिनल कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, ये अगर आपको आता भी है तो भी इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अगर आप स्किप कर पा रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस बच रहे हैं, आपको बाकी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करने से बच सकते हैं, मतलब इसको ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें इसको करना स्टार्ट कर देते हैं तो इसमें आपको, और मान लीजिए कहीं पे अटक जाते हैं, तो इसमें आपका टाइम वेस्टेज हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको थोड़ा टाइम मैनेज करने की जरूरत है, और एकदम श्योरिटी से ही आ रहा हो तो ही इसमें आगे बढ़ें। अगर ऐसा लग रहा है कि देखते हैं हो जाएगा तो इसमें आगे ना बढ़े, पहले पूरा पेपर कर लीजिए। अगर टाइम बचता है तो फिर इस पे आप जा सकते हैं, ओके, ठीक है सर। इसके बाद सर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, जैसे ये 4 से 6 मार्क्स का, रिकंसिलिएशन 6 से 8 मार्क्स का, मार्जिनल आएगा तो 8 से 12 मार्क्स का, इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स बचते हैं, जैसे अब नॉर्मल इवेंट, ठीक है। अब नॉर्मल इवेंट का एक क्वेश्चन बनता है, पर वो जरूरी नहीं है कि हर बार आए, बहुत मिक्सअप में है इसके चांसेस, ठीक है। रेशियो भी मिक्सअप में है कि जरूरी नहीं है कि आए ही, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचते हैं, तो ये मैं मानता हूं, मुझे लगता है लीस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा एक बनते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसके अंदर सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पे क्वेश्चन आता है कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है।
4 पे क्वेश्चन आता है कैप्टिव कंजम्पशन की कॉस्ट निकालने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और असेसेबल वैल्यू निकालने के लिए। उसके अलावा CS6 मटेरियल पे क्वेश्चन आता है, CS7 एम्प्लॉय कॉस्ट पे क्वेश्चन आता है, CAS8 यूटिलिटी पे क्वेश्चन आता है। तो सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो मेरी नज़र में इसमें इंपॉर्टेंट में है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, यूटिलिटी, ठीक है, ये दो मेरी नज़र में इसमें इंपॉर्टेंट में है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। देखिए ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप इनको छोड़ दीजिए, मेरा इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ मैं, आप ध्यान दीजिएगा, मैं ये बता रहा हूँ कि दिमाग किस पे बिठाना है। 4, 6 और 7 के जो क्वेश्चन है इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 4 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, ईजिली आपको आता है। एम्प्लॉय कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट निकालना है, ईजिली आपको आता है। तो यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, आएंगे अगर आएंगे तो, और ये आप इजीली कर पाएंगे। पर जो दिमाग लगा के करने वाले क्वेश्चन है वो CS2 और CS8 में रहेंगे, राइट। तो इसमें आप मान के चलिए यूटिलिटी में क्वेश्चन आता है तो 6 से 8 मार्क्स का, और कैपेसिटी में आता है तो 4 से 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ठीक है। और ये आएंगे तो ये तो आप मान के चलिए 3 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन हैं। इस तरीके से इनका बंटवारा रहेगा। तो आपको फोकस किस पे करना है? इन सारे टॉपिक्स पे फोकस करना है, पर स्पेशली वैल्यू एडेड मैं लगा देता हूं फिर से एक बार। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो सर वैल्यू एडेड पे वेस्ट मल्टीप्लायर, रिकंसिलेशन, और उसके अलावा CS2, CS8, ये मुझे लगते हैं कि स्कोरिंग है, मतलब ये स्कोरिंग है। इनमें क्या होता है, देखिए प्रैक्टिकल में भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको करते ही मार्क्स फिक्स हो जाते हैं कि हम मिल जाएंगे हमको मार्क्स, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें करने के बाद भी गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वो है जैसे मार्जिनल कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस हैं। तो ज़्यादा अच्छे गेन करना हो तो पहले प्रायोरिटी पे इन क्वेश्चन को करना है। फिर अगर टाइम बचेगा, जैसे ये बहुत ईजी है, CS4 का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो छोड़िए मत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहले कीजिए। तो इनमें से अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है पहले इनको अटेम्प्ट कीजिएगा, और बाकी मिल रहे हैं वो तभी अटेम्प्ट करने जब आप उसमें श्योर हो, क्योंकि वहां पे गलती होने के चांसेस, मार्जिनल कॉस्ट में गलती होने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। तो एकदम श्योर है तो ही अटेम्प्ट करें। अब नॉर्मल इवेंट में भी गलती होने के बहुत चांसेस हैं, और रेशियो में तो गलती ही गलती है, ये मानिए आप, क्योंकि रेशियो में क्या इंक्लूड करना है क्या इंक्लूड नहीं करना, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि अगर रेशियो का क्वेश्चन आता है और आपके पास अगर थोड़ा सा भी ऑप्शन है छोड़ने का, तो रेशियो वाले को पहले छोड़िए, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, बुक में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट है कि किस चीज़ को इंक्लूड करना है और किसको इंक्लूड नहीं करना है, इस चीज़ को लेके, राइट। ओके, CS2 फटाफट उठा लीजिए अगर क्वेश्चन दिखता है तो। CS4 का दिखता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 110% निकालने वाला, तुरंत उठा लीजिए। CS8 दिखता है तो कर लीजिए, राइट। ओके, तो ये प्रैक्टिकल पोर्शंस का आपका सीन रहेगा। ओके, उसके बाद चलते हैं सर थ्योरी पे। थ्योरी में क्या चीज़ें मुझे लगती है कि जो आपको करके जानी चाहिए अच्छे से, उसकी बात करते हैं। तो सर थ्योरी में सबसे पहली बात हम करें तो सर ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट जो कि चैप्टर 1 से हमारा डील करता है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट या फिर उससे रिलेटेड प्रोविजन, सेक्शन 148 की मैं बात कर रहा हूँ। 148 में क्या प्रोविजन है, किसको कॉस्ट ऑडिट करवानी है, कौन से सेक्टर्स हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट ऑफ 148 आपको पढ़ना चाहिए। तीसरी बात करें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर, तो जो CRA रूल्स हैं, इसमें किसी भी रूल के ऊपर एक शॉर्ट नोट बन सकता है, जैसे एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट इसमें आ जाएगा, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स इसमें आ जाएगा, क्वालिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर 148 में आ जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन ये एक स्पेशल याद रखना, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए सर। उसके बाद सर हम बात करें तो केस स्टडी, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एथिक्स पे, कि एक CM में है, इन प्रैक्टिस में है, उनको किसी ने ऑफर किया कि हम आपको थोड़ा सा ब्राइब दे देंगे, आप अपनी कंपनी का कॉस्ट ऑडिट हमें दिलवा दीजिए, तो क्या ये एथिकली सही है? तो उस टाइप की केस स्टडी बन के इसमें आ सकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। देखो अब आप कहेंगे सर वो लिस्ट दे दो, कोई ऐसा है क्या केस स्टडी? ऐसा कुछ नहीं है,
आप कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ मुझे पता है प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, तो केस स्टडी आप आराम से सॉल्व कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके तो केस स्टडी पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है। उसके बाद आगे बात करें तो सर CAS कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो बनने वाला है मेरे हिसाब से 1 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, सबसे आसान, अगर पेपर आसान बनाना हुआ तो इसमें से एक थ्योरी पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, दूसरा ICDS 2 जो कि कैपेसिटी का है, इसमें से किसी न किसी कैपेसिटी के ऊपर कैलकुलेशन पूछी जा सकती है। फिर बात आ जाती है 3 में कुछ है नहीं, 4 में कुछ है नहीं, 5 में हाँ मैं देख लेता हूँ, याद कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। 8 यूटिलिटी में से पूछा जा सकता है। ठीक है, 9 पैकिंग में से इंपॉर्टेंट है 9। ठीक है, मैं भी लगा दूंगा अलग से। उसके बाद 10 में कुछ नहीं, 11 में कुछ नहीं, 14 19 23 बस मुझे इतना ही लगता, मुझे मेरे हिसाब से ये ज़्यादा मेनली रहेंगे थ्योरी के लिए। तो इसमें भी 1 स्पेशल जो हम बात करें थोड़ी सी और, तो सर 1 हो जाएगा, अरे भाई क्या है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 14 और 23। ठीक है, ये कुछ है जिनमें शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए सर, बात करते हैं नेक्स्ट। तो उसके बाद आते हैं सर कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में 101, 102, 103 और 104, इन चारों में से ही एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट या एक शॉर्ट नोट बन सकता है, चारों में से एक। तो आपको क्या करना है, अब सर हम चारों, आप तो बोल दिए चारों तो पूरे ही पढ़ने पड़ेंगे। देखो क्या होता है, एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, अगर आपको इनकी हेडिंग और इनमें क्या दे रखा है ये भी पता हुआ तो एक शॉर्ट नोट आप इजीली लिख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, किसी की प्लानिंग है इसको छोड़ के जाने की, तो छोड़ के बिल्कुल ना जाए, एटलीस्ट ये देख लें कि इसमें क्या क्या चीजें दे रखी है। एक डेफिनेशन ही पढ़ लें कि ये ओवरऑल क्या कहता है, 5 लाइनें याद कर लीजिए ओवरऑल ये क्या कहता है, तो आपका शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरेटिकल बात आती है सर, फिर आ जाइए मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, इसमें जैसे एडवांटेज हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंस हो गई, ऑब्जेक्टिव हो गए, इस तरीके का एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, मैनेजमेंट ऑडिट में से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन जो मैं बात कर रहा हूं वो है इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट। अब ये देखिए बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो इनमें आप मान के चलिए कि शॉर्ट नोट के रूप में जैसे फीचर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या एडवांटेज, तो अगर आपको इसकी बेसिक नॉलेज है, अगर आपको इसकी बेसिक नॉलेज है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, हम बनाते क्यों हैं, तो आप ये फ्रेम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है एज इट इज आंसर जैसा बुक में वैसा ही आपको लिखना है, अगर आप इसको थोड़ा समझ लेंगे तो आप इजीली इसको बना पाएंगे क्वेश्चन। तो अगर आपने ये अभी तक नहीं भी पढ़ा है तो एटलीस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, उसके कुछ उससे क्या फायदे हैं, ऐसा पढ़ लेंगे तो फायदों को ही आप ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं, फायदों को ही आप एडवांटेज में, बेनिफिट में, इंपॉर्टेंस में घुमा फिरा के लिख सकते हैं। तो छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, करके जरूर जाना है। ठीक है, तो इस तरीके का आ सकता है। एक एप्लीकेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट किसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं ये मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट किस पे एप्लीकेबल होती है। ठीक है, उसके बाद आती है सर स्पेशल ऑडिट। एक स्पेशल ऑडिट का मतलब चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल की हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज की हो, ऐसी एक एजुकेशनल मतलब एक स्पेसिफिक ऑडिट पूछी जा सकती है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ट्रस्ट वगैरह की, कि उसकी ऑडिट आप कैसे करेंगे।
राइट। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको अच्छी स्कोरिंग हो सकती है। थ्योरेटिकल मेन जो थ्योरी में टिपिकल कंटेंट है वो ये है। थ्योरी में ये जो ऊपर का मैंने बताया ना 6 पॉइंट तक, ये थ्योरी में भी आसान कंटेंट है। देखो इसको समझो आप, इसकी गणित कैलकुलेशन क्या है कि ये इजी कंटेंट है, ठीक है। ये इजी है मतलब आपको याद हो जाएगा और आराम से आप एग्जाम में लिख पाएंगे। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स को पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या है कि आप इसको अगर पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको लगता है कि यार इसका टाइम ही नहीं है, अब इतना कहाँ से पढ़ें, इसमें बहुत चीजें दे रखी है, तो इसकी एक ओवरऑल थिंकिंग जरूर लेके जाएं दिमाग में कि अगर मुझे मैनेजमेंट ऑडिट में से कुछ भी पूछेगा, मुझे पता है मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है, ठीक है। तो मैं उसके हिसाब से इसके बेनिफिट, इसके एडवांटेज, इसके ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ तो लिख सकता हूं, ताकि क्वेश्चन छोड़ना नहीं पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो क्वेश्चन छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है पॉइंट, राइट। तो इन तीनों टॉपिक में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका एक पेज का बोलते हैं ना एसे, एक पेज का एक एसे के रूप में याद कर लीजिए। कुछ भी क्वेश्चन पूछा आप तो वो उसमें लगा देना थोड़ा सा घुमा फिरा के, तो आपका काम कहीं ना कहीं बन जाएगा। छोड़ने से अच्छा है, और अगर अच्छे से तैयारी है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ना हो कि आपकी अच्छे से तैयारी है और ये वीडियो देख के आप सोचे कि सर चलो छोड़ो, मैं तो फिर ऐसे ही पढ़ जाता हूँ थोड़ा सा। नहीं 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 ये सब में, ये तो शॉर्ट ऑल्टरनेटिव है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है या किसी रीजन से नहीं कर पाए हैं उनके लिए, राइट। ओके, एंड लास्ट है एमसीक्यू। एमसीक्यू में देखिए मैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि इजी है एमसीक्यू गेस करना या फिर, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले आप आ जाइए, पहले चैप्टर पे चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो एप्लीकेबिलिटी को लेके, एप्लीकेबिलिटी मतलब सेक्शन 148 ही है, बेसिक बात है। दूसरे में सीआरए रूल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीआरए रूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट को क्या बोलते हैं, बस वो है। एमसीक्यू पर्पस से ये मान के चलिए आना ही आना है। इसके अंदर फिर आते हैं सीआरए फॉर्म्स के नाम, ठीक है। तो सीआरए 1, CRA 2, CRA 3 और CRA 4, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे रूल याद करने हैं 1 to 6, ठीक है। तो इसमें एप्लीकेबिलिटी भी आ जाएगी, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट याद करके जाना है एमसीक्यू के लिए, ध्यान रखिएगा। इसमें से ही एमसीक्यू बनते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट किसको करवानी इसमें बोला है, कॉस्ट रिकॉर्ड किसको रखना इसमें बोला है, कौन से फॉर्म्स काम आएंगे इसमें बोला है, कितने टाइम में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होना है इसमें बोला है, कैजुअल वैकेंसी कितने दिन में फिल होगी इसमें बोला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी हो गई, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हो गई, ऐसे बहुत सारे इसमें एमसीक्यू बनते हैं। सेकंड चैप्टर को तो पूरा पी जाइए, ठीक है। ओके, उसके बाद फोर्थ में आ जाइए एथिक्स में। सर एथिक्स में क्या एमसीक्यू बनते हैं, या एथिक्स में सर एमसीक्यू बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। एथिक्स में एमसीक्यू के बहुत कम चांसेस है, फिर भी आपको शेड्यूल जो है उस शेड्यूल को लेके बन सकते हैं कि क्या उनमें से, जैसे ना 4 ऑप्शन दे दिए कि ये इनमें से कौन सा फर्स्ट शेड्यूल में आता है, ठीक है, कौन सा सेकंड शेड्यूल में आता है, इस तरीके का एमसीक्यू इसमें आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आ जाइए सीएस के नाम, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम आपको याद होने चाहिए 1 से लेकर 24 तक। इसका एक वीडियो मैंने आपको बना के दे रखा है, वो आपको ध्यान रखना है, वो चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको याद रखने हैं। रेगुलेटेड सेक्टर के नाम, 6 सेक्टर पढ़े हैं ना रेगुलेटेड के अंदर, उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बना के दे रखा है। तो ये 6 सेक्टर आपको याद रखने हैं, रेगुलेटेड सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। तो ये 6 नाम आपको याद होने चाहिए। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सर, आगे चलते हैं। आगे हम बात करें सर कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, नेम एंड नंबर स्पेशली याद होने ही होने चाहिए, ध्यान दे लीजिएगा। नाम और नंबर स्पेशली याद होने ही होने चाहिए आपको, ठीक है। कि कॉस्ट 101 किसका है, 102 किसका है, 103 किसका और 104 किसका है,
तो ये आपको स्पेशली नाम याद ही होने चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ मत कर देना, इसमें क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है, एक MCQ इस पे आने का चांस ज़्यादा है। ओके, ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है सर हमारा XBRL, तो यस बिल्कुल XBRL में XBRL इसमें फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म, और एक होती है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या होते हैं, वो डिक्शनरी है, इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाकी इसमें कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, पर XBRL उसका फुल फॉर्म क्या है और उसमें एक टेक्सोनोमी जो वर्ड इस्तेमाल आता है वो एक डिक्शनरी के रूप में काम आता है, वो क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन इसमें बनता है। बाकी जो बचते हैं उसके अलावा जो अपन बात करें 9, 10, 11 चैप्टर्स, उनमें MCQ गैस कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो इसमें मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा। मैनेजमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इनमें गैस कर पाना बहुत मुश्किल है, तो लास्ट पॉइंट पे मैं ये लिख देता हूँ, वही एप्लीकेबिलिटी, किसी भी चीज़ की एप्लीकेबिलिटी जो दे रखी हो ना, जैसे इंटरनल ऑडिट है, ठीक है, तो इस पे एक MCQ बन सकता है। तो इस तरीके से लीजिए, ये आपके कुछ MCQ क्वेश्चंस बनते हैं मेरी तरफ से जो आपको ध्यान रखने। हाँ, एक और वेस्ट मल्टीप्लायर जो मैंने प्रैक्टिकल में लिखा है ना, प्रैक्टिकल के MCQ, चलो मैं जोड़ ही देता हूँ इसी में, प्रैक्टिकल के MCQ भी जोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि वो मैंने वहाँ डाल दिए। और कैपेसिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर CS4, और थ्योरी ऑफ CS6। लीजिए, ये हो गए मेरी तरफ से MCQ, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सेक्शन 148 CMA इन प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। चैप्टर नंबर 2 फुल्ली टोटल इंपॉर्टेंट है, फॉर्म का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एथिक्स में शेड्यूल्स और उनका नाम, उसमें कौन कौन से एथिक जो मिसकंडक्ट कौन से लिस्ट में आते हैं, इस तरीके से ये 1 से लेके 7 तक के MCQ तो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैंने एक सेफ साइड के लिए आपको बताए हैं, जिसमें प्रैक्टिकली अगर बात करें तो वेस्ट मल्टीप्लायर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बस, ठीक है। तो ये MCQs लीजिए, मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया है, थ्योरेटिकल बता दिया है और MCQs बता दिया है। आई होप आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा वहाँ पे, और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको रिफ्लेक्ट हो ही रहा है, आप कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पे। हाँ, ये ज़रूर है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।